क्या कारण है कि पाकिस्तान को चीन भी पसंद करता है, पाकिस्तान को अमेरिका भी पसंद करता है, और हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। जहाँ एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग ही भारत पहुंचे, फिर अफगानिस्तान पहुंचे और अब वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो पूरा खेल क्या है? आखिर वो पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था, तो अब वो चीन के लिए क्यों एक बड़ा मुद्दा बन गया है? पहले हालात को परखो, फिर उसी हिसाब से तुरंत कदम उठाओ। हमें अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन से दोस्ती करते हुए निगरानी और संतुलन रखना होगा, और हम चीन पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत आए, आज देखो पाकिस्तान चले गए। तो यानी चीन भारत को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान का साथ चीन कभी नहीं छोड़ेगा। जो मुलाकात इशाक डार और वांग यी की इस्लामाबाद में होती है, इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो काबुल में हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान में हुई थी। वो जो मुलाकात थी उसमें तालिबान, चीन और इसी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। सीपेक 2.0, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0, यानी कि उसका विस्तार करना। ये वो देश है जिससे हमेशा हमेशा संभल कर रहना होगा। हमारे सामने चीन का चक्रव्यूह है जिसमें हमें खुद को फंसने से बचाना है, चीन के साथ निगरानी और संतुलन का रिश्ता रखना है। अब उससे दिक्कत भारत को भी है। दिक्कत क्यों? क्योंकि जो सीपेक कॉरिडोर है वो भारत के हिस्से से जाएगा। चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान और ऐसा लगता है जैसे कि ना चीन को समझा पा रहे, ना अमेरिका को समझा पा रहे, और पाकिस्तान आराम से मुनीर साहब वो चीन की भी यात्रा कर रहे हैं, वो अमेरिका की भी यात्रा कर, उनके साथ लंच भी खा रहे हैं, नोबेल प्राइज देने के लिए उनके रिकमेंडेशन भी भेज रहे हैं। ये क्या स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान, चीन, अमेरिका दोनों को सूट करता है, और भारत नहीं उस लायक है। भारत में आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन उसके तुरंत बाद वो इस्लामाबाद गए। वहां उन्होंने सीधे सीधे ये घोषित किया कि चीन की जो प्राथमिकता है वो पाकिस्तान है, भारत नहीं है। उसने उसी दिन, यानी ये परसों की बात है, जब उन्होंने ये सिद्ध किया, ना केवल ये कहा बल्कि उसी दिन चीन ने कई नए विमान, नौसैनिक विमान और कई हवाई उपकरण और जो सैनिक उपकरण देने की घोषणा की उसी दिन। यानी जो 2 दिन बाद ही ये सब उन्होंने सिद्ध कर दिया। ये दरअसल ये भारत को ये बताने का संकेत है कि देखिए हम आप आ रहे हैं। और मोदी जी ने आमतौर पर देखिए विदेश मंत्री लेवल के व्यक्ति से प्रधानमंत्री नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनरोसिटी दिखाकर वो वांग यी से मिले। ये जरूरी नहीं, देखिए अभी जयशंकर गए थे, वो वहां तो शी तो उनसे नहीं मिले थे, पुतिन जरूर मिले हैं, लेकिन पुतिन को वहां रूस की जो बात है वो थोड़ी सी भिन्न है। भारत की विदेश नीति की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरियों की मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि लंबे समय के बाद ये देखने में आ रहा है कि दरअसल भारत की विदेश नीति इस वक्त एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। यह संकट चारों तरफ से है। यह संकट इसलिए भी है क्योंकि भारत विदेश नीति में जो दूरदृष्टि होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी, जो विजन होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। और अक्सर कहते हैं कि जब आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में रख देते हैं और अगर वो टूट जाती है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। दरअसल हुआ यह कि भारत ने पिछले कई सालों से अमेरिका में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि जब वहां जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दोस्त समझते थे, जब वो राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत पर अपनी नजर टेढ़ी की, भारत को अपमानित करने का काम किया, तो फिर भारत के पास कुछ और करने के लिए बचा नहीं। आनन फानन में भारत बहुत जगह हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और आज की तारीख में जब हम आज से बातचीत कर रहे हैं तो भारत के विदेश मंत्री, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कभी रूस जा रहे हैं और कभी चीन जा रहे हैं। वो अमेरिका से भी टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारत की विदेश नीति में एक निर्णायक मोड़ यह है कि अब वो चीन से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन बातचीत करने के पहले आपको कुछ जानकारियां दे दें ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस वक्त भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते, चीन और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, जी हां, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, यह पाकिस्तान की कामयाबी है कि चीन को भी पाकिस्तान पसंद है और अमेरिका को भी पाकिस्तान पसंद है। चीन पर अविश्वास लेकिन दोस्ती, नेपाल और बांग्लादेश यानी हमारे पड़ोस में भारत से तलखी। इसके बाद जब अमेरिका से हमको धोखा मिला
हमें चीन की तरफ जाना हमारी मजबूरी हो गई। इसलिए क्यों हम यह बात कर रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुलकर चीन ने मदद की। पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक मदद चीन करता है। रेयर अर्थ मैग्नेट पर पिछले दिनों उसने रोक लगाई, जिसकी वजह से भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पूरा प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम आई। विशेष खाद यानी यूरिया और डीएपी पाकिस्तान से जो आते हैं उस पर भी रोक लगी है, और इसकी वजह से देश के कई इलाकों में इस वक्त खाद यानी यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लंबी लंबी लाइनें लग रही है ऐसे वक्त में जबकि भारत का मानसून बहुत अच्छा है और खरीफ की फसल बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन खाद की कमी की वजह से दिक्कत पैदा हो रही है। फॉक्सकॉम से इंजीनियर वापस और सीमा विवाद अभी भी बरकरार है। चीन फिलहाल टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जब हमने भूल सुधार करने की कोशिश की तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा, मोदी की चीन यात्रा जो SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जाएंगे, और कहा यह जा रहा वहां पे वो चीन के सबसे बड़े नेता शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। जयशंकर रूस यात्रा पर, डोभाल रूस की यात्रा पर, इसलिए क्योंकि रूस से भी हमारे रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई पड़ रही थी। सुलग के सवाल क्या है? अमेरिकी टैरिफ का सामना कैसे किया जाए? क्या रूस से तेल लेना बंद करना पड़ेगा? क्या चीन पर भरोसा करना सही होगा? और पाकिस्तान को अलग थलग करने में नाकामयाबी रखना चाहिए। आज भारत की स्थिति यह है कि उसे अपनी जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनके विकल्प नहीं सूझ रहे, उनके समाधान नहीं सूझ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि भारत ने, आपने विदेश नीति की बात की और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय विदेश नीति का है। मुझे तो लगता है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी जो घरेलू नीति है उससे जुड़ी होती है, और सबसे जो जरूरी है वो है आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी जो रक्षा नीति है। और अगर आप चीन को देखें, चीन ने बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक सिलसिलेवार ढंग से पिछले 25-30 साल में अपने को उभारा है। उस समय भारत में हमारे पास अवसर थे, हमने उन अवसर को बहुत उनका फायदा नहीं उठाया। हमने धीरे धीरे बदलाव लाए। जैसे नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे 1991 में, तो भारत की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अब भारत की स्थिति कुछ वैसी है। उस समय तो खाली एक आर्थिक स्थिति थी, अब तो आर्थिक के साथ साथ हमारी जो स्थिति है विदेश नीति वाली, वो भी बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और ये मैं बात इसको इस तरह से देखता हूं कि इस समय जिन दो विकल्पों की तरफ भारत जा रहा है, और तो कहीं तीसरा चौथा रास्ता तो दिखता नहीं है। जब अमेरिका के साथ आपके संबंध बिगड़ रहे हैं तो आप एक तरफ चीन जाने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप रूस जा रहे हैं। और दोनों ये जो नेता हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी, ये दोनों ही उस नेता के साथ में दोस्ती गांठ रहे हैं जो भारत को इस समय नुकसान पहुंचा रहा है। मेरा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पुतिन के साथ ये है, ये अभी हमने सबने देखा अलास्का समिट में किस तरह से उन्होंने अपने सारे जितने प्रोटोकॉल हैं या जो उनके जो सहयोगी देश हैं उनको उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आप पुतिन को उन्होंने, और पुतिन के सहारे रूस को, जो कि आक्रामक देश माना जाता है, चीन को लेकर, जहां एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे, फिर अफगानिस्तान पहुंचे और अब वो पाकिस्तान पहुंच गए, तो पूरा खेल क्या है? आखिर वो पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था, तो अब वो चीन के लिए क्यों एक बड़ा मुद्दा बन गया है? तो आखिर चीन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या भारत के साथ एक और बड़ी साजिश करने की तैयारी में है चीन? पूरा मामला क्या है? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। उनसे जानेंगे कि आखिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं। चेतन, जो चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां हैं और उसके बाद वांग यी जो पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो क्या मुख्य कारण सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका के करीब जा रहा पाकिस्तान वो सिरदर्द चीन के लिए क्यों बन गया है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ। और ये टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाने की दोबारा से कोशिश कर रहा है। पहले क्या कुछ हो रहा था, मैं उस पर इस वीडियो में बहुत विस्तार से जरा अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन
भारत के लिए भी बहुत ज्यादा सिरदर्द हो चुका है, क्योंकि भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से चीन को कहीं ना कहीं लाइन पर लेके आया। पाकिस्तान तो वैसे ही ढीठ देश है, तो उसको भी सीधा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भारत अपने तरीके से किया भी, आगे भी करना जानता है, और जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा करेगा। टाइम पर चीन भारत से दोस्ती करने में पूरा जोर लगा रहा है। अभी एक हफ्ते के बाद नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं चाइना। आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज है। कई लोग कह रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत आए, आज देखो पाकिस्तान चले गए। तो यानी चीन भारत को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान का साथ चीन कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर इस बात को समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान जा रहा है। तो बॉस, ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे हमने अमेरिका के कहने पर रूस से दोस्ती तोड़ दी क्या, और ये कहा क्या कि अमेरिका अपनी जगह और रूस से दोस्ती अपनी जगह। कहा ना हमने कि भाई रूस से हमारे अपने संबंध हैं, अमेरिका से अपने हैं। वैसे ही हम ये क्यों उम्मीद करें कि चीन भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लेगा। भाई अभी रिश्ता सुधारने की शुरुआत हुई है। दोनों दोस्त ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम चलो दोस्त बन जाएं। अभी से पाकिस्तान को कोहनी मार दें, और उसको कोहनी ना मारने की और बड़ी वजह भी आगे आपको बताऊंगा। चंद सेकंड के बाद चलते वीडियो के बकिए से की तरफ। भारतीयों का कहना है कि चीन ने हमें एक बार फिर धोखा दिया है। CPEC-2 के ऐलान पर भारतीयों की चीखें निकल गईं। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह चीख चिल्ला रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब चीन चाहता है कि CPEC का दूसरा चरण लागू। दूसरे चरण का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पेशावर से इस CPEC को अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ दिया जाए। पेशावर से काबुल। तो ये आप समझिए, अब फेज 2 में चीन ये चाहता है, और इसीलिए वो चाह रहा है कि ये जो ट्राइलैटरल समिट आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का, वो दरअसल CPEC को नजर में रख के ही चीन आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे, जिसे आप कह सकते हैं, फ्लैगशिप है, और इसीलिए वो चाह रहा है कि ये जो ट्राइलैटरल समिट आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का, वो दरअसल CPEC को नजर में रख के ही चीन आगे बढ़ा रहा है। ये सबसे, जिसे आप कह सकते हैं, फ्लैगशिप इस वक्त कार्यक्रम है चीन का, ये CPEC, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से अफगानिस्तान से ज्यादा चीन को फायदा होगा। चीन इसके तहत हाईवे, रेल, ऊर्जा प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएगा, और उनके लिए वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा, और जब वो अफगानिस्तान की जमीन को खोदेगा तो उसे वहां लाखों करोड़ों रुपए के प्राकृतिक संसाधन दबे हुए मिलेंगे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान की जमीन के नीचे $3 ट्रिलियन। जब आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे, जहां पर ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, सोना, तांबा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं, लोहा अफगानिस्तान की जमीन में। और इसीलिए तो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे चूंकि $3 ट्रिलियन यानी 258 लाख करोड़ रुपए का तांबा, सोना, लोहा, तेल, रेयर अर्थ मेटल्स, कीमती धातुएं हो सकती हैं। ये साफ हो जाता है। लेकिन भारत की इन तमाम चीजों पर बहुत पैनी नजर है, जो हमारे पड़ोस में हो रहा है उस पर पैनी नजर है। अब आते हैं ये जो मुलाकात इशाक डार और वांग यी की इस्लामाबाद में होती है। इससे पहले आपने हमारे दर्शकों को बताया, और आपने वो वीडियो भी किया था सोनम, आपने बताया भी था कि इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो काबुल में हुई थी, यानी कि अफगानिस्तान में हुई थी। वो जो मुलाकात थी उसमें तालिबान, चीन और इसी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। CPEC 2.0, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0, यानी कि उसका विस्तार करना। वो CPEC जो अब तक बन ही नहीं पाया है, उसको विस्तार करके अफगानिस्तान तक लेके जाने की जो कोशिश है वो चीन कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें अब कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान सरकार ने उसमें हामी भर दी है। ठीक है, अब उससे दिक्कत भारत को भी है। दिक्कत क्यों? क्योंकि जो CPEC कॉरिडोर है वो भारत के हिस्से से जाएगा, और लोग कहेंगे वो कैसे? यूके वाले क्षेत्र से। भारत का हिस्सा है ना, जिस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान का है, तो उससे भी CPEC ठोका जाएगा। तो भारत हमेशा से इस पर विरोध करता रहा है, विरोध कर चुका है, पहले भी आपत्ति जताई है, और अपने तरीके से भारत उस पर काम कर रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, अब आते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जब अमेरिका के करीब जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो चीन को क्यों होने लगती है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। ये स्कूल के बच्चों की दोस्ती नहीं है कि पप्पू और मिंटू अगर दोस्त बनेंगे तो तभी बनेंगे, उसे बात करना बंद कर देगा। ऐसे नहीं होता है। क्या भारत जो है वो ताइवान से दोस्ती तोड़ लेगा क्या चीन के कहने पे? चीन के भी तो पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेक हैं, उधार चढ़ा रखा है पाकिस्तान पर, उसे भी तो वसूलना है। चीन पाकिस्तान को कितना उधार दिए हुए, कितना पैसा वहां लगाए हुए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ नहीं पा रहा। वो आगे बताऊंगा, गया तो सबका पैसा डूब जाएगा। वही हाल चीन का भी है। चीन ने इतना पैसा पाकिस्तान में ठूस रखा है 10 साल। आप ये भी देख लीजिए कि ये भारत का ही असर है कि चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो। पाकिस्तान तो सोचकर बैठा है कि पाकिस्तान को चीन कुछ नहीं बोलेगा।
भले ही पाकिस्तान अमेरिका से सट जाए या चीन कितना भारत के करीब आ जाए, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा, ये मुनीर बाकी लोग सोच रहे हो। लेकिन इस मामले में भी आज पाकिस्तान को चीन ने धो डाला। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर यह बात कह दी कि चीन पाकिस्तान का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है। यानी चीन ने क्लियर मैसेज दे दिया पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को, ये मत सोचना कि तुम्हारे यहां आ गए हैं तो तुम ये सोचो कि हम जो है दोनों मिलकर भाई वो इंडिया को कोई नहीं मार देता, ऐसा नहीं चलेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच कोई एंटी इंडिया अलायंस नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया कि चीन अब एक नया त्रिकोण बना रहा है जिसमें उसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान होंगे, तो इससे उसको फायदा मिलेगा। वैसे में भारत को क्या करना चाहिए, अब इस पर नजर रखनी होगी और इसीलिए भारत के लिए स्थितियां बदली हुई हैं। भले चीन चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान से रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तालिबान क्या कहता है? तालिबान कहता है कि वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते, जबकि भारत से उसके रिश्ते सुधरे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगानिस्तान के नेताओं से मुलाकात हुई है और अब चीन के साथ भी हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। इसीलिए अगर मुझसे पूछेंगे तो भारत को वैश्विक राजनीति में लुक एंड एक्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी पहले हालात को परखो, फिर उसी हिसाब से तुरंत कदम उठाओ। हमें अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन से दोस्ती पूरी दुनिया की दृष्टि से, खासकर पश्चिमी जगत की दृष्टि से, जिसके नेता ट्रंप हैं, तो उनको, जो कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, उनको आपने सम्मान सहित आपने उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लौटा लिया है। और सब लोग सवाल पूछ रहे हैं पश्चिम में कि आप पुतिन पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ट्रंप उन पर विश्वास कर रहे हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति शी जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकाने की, उन पर टैरिफ लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका जवाब जिस तरह से शी ने दिया, उसके बाद ट्रंप को लग गया कि आप इनके साथ तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, हम भले ही वो हमारे बड़े प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन इस समय हमें उनकी जरूरत है। और हालत अब यह है कि वो शी के साथ में एक समिट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। सारे जो प्रतिबंध लगता है भारत ही अकेला बचा है जिस पर बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, कम से कम बड़ी ताकतों की दृष्टि से। तो चीन को ट्रंप जो है वहां जिस समय पुतिन भारत आ रहे होंगे उस समय ट्रंप चीन जाने की योजना बना रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो गंभीरता है विदेश नीति का, जो चैलेंज है वो कितना बड़ा है। यानी ये जो दो नेता जिनकी तरफ आप जा रहे हैं, जो दो देश, वो स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ संबंध सुधार रहे हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं। तो भारत के सामने तो इस समय सच में बहुत बड़ी चुनौती है। आपने बहुत जबरदस्त बात की कि हम चीन और रूस की तरफ जा रहे हैं और चीन और रूस अमेरिका से अपने रिश्तों को बेहतर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पिछले सालों में भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? देखिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हमने अमेरिका की तरफ कुछ ज्यादा फोकस किया, और अमेरिका की तरफ ही नहीं, हमने दरअसल एक नेता पर ज्यादा फोकस किया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सही है कि जो ट्रंप 1 का जो 2016 से 2020 का जो काल था, उनका जो 4 साल, उसमें उनके भारत के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हुए। उसके बाद में भारत को लगा कि अब जो है हमारे पास तो ट्रंप जब भी सत्ता में आएंगे हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा। और आपको याद हुआ जब हमारे पास ट्रंप कार्ड आ गया, जी, ट्रंप कार्ड आ गया। और आपको याद होगा जब बाइडेन ने तो भारत का जितना बड़ा सम्मान किया, उतना ट्रंप ने पहले उसमें भी नहीं किया था, या पहली टर्म में भी नहीं किया था। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी को अमेरिकी कांग्रेस में उनसे ज्वाइंट पार्लियामेंट से को सेशन को संबोधित कराया था, जो सम्मान बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। इसके बावजूद आपको याद होगा भारत में सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेता बाइडेन और उनकी पार्टी से नाराज थे। उनको तो लगता, उनको ये कह रहे थे कि ये तो जो है अमेरिका तो भारत के विरोध में है, और क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हमेशा ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करते हैं, और जो भारत उसमें ये बात सही भी है कि अमेरिका कुछ ज्यादा बात करता है, जो अपने घर में नहीं झांकता, दूसरे देशों में करता है। लेकिन ये बात सही है कि बाइडेन को वो डीप स्टेट का, उनके प्रशासन के लोगों को डीप स्टेट, अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा मानते थे।
और सच बात यह है कि उसके बाद लगता था कि ये तो अब ट्रंप जब आएंगे तो हमारा तो बहुत ही एक तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ लोगों को। भारत में भारतीय मूल की कमला हैरिस मैदान में थी, लेकिन उनको भारत के बहुत से लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, वो ट्रंप के जय जयकार कर रहे थे उनको। और जब ट्रंप जीते तो तब तो लगा कि भारत में तो वहां जय जयकार होने लगे, हवन होने लगे, तो लगा कि अब तो जो है हमारे सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि उस समय भी बहुत से लोग, हमारे आपके जैसे लोग, कुछ चेतावनी दे रहे थे। सुबह हमको कहते हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ बात करो, शाम को हमें कहते हैं कि चाइना की तारीफ़ें करो। हमें हो क्या गया, हमें खारजा पॉलिसी ने हमें दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। क्या ये चीन और पाकिस्तान को इनको पता नहीं है जो दोस्ती है ये हमेशा रहने वाली है, ये जितना भी जोर लगा लें ये टूटने वाली दोस्ती नहीं है। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।